हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं 14 मार्च का जो आपका शिफ्ट 1 का पेपर है ना। ये शिफ्ट 1 का पेपर है, 50-50 करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये वाला सेशन मुझे कल आपको रिकॉर्ड करके देना था, बट ये कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बेसिकली ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हर क्वेश्चन को। इसके लिए मैंने डिटेल में जो पीडीएफ कराई हुई है, जो भी मैंने कंटेंट कराया उसको मैं साथ में शेयर करने वाली थी, बट वो मल्टीपल स्लाइड्स इसमें ऐड नहीं हो पा रहा था। आई डोंट नो हाउ, कैसे ये हो रहा था, ठीक है, नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से मैंने फिर कल ये सेशन रिकॉर्ड नहीं किया है। एंड उसके अलावा मैंने एनपीएसटी का, है ना, एनपीएसटी का एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। एनपीएसटी का इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यही सब स्लाइड्स थी, कुछ डिटेल में कंटेंट था जो मैं आप लोग को दिखा, मतलब स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंट करना चाह रही थी, है ना। एनपीएसटी का एक डॉक्यूमेंट है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो है टीचर्स को लेकर के, है ना। उसको क्या करना है, आप लोग का जो डॉक्यूमेंट का पूरा है वो 50 to 52 पेजेस का है, आई थिंक शायद, है ना। तो उसको क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ रीड करना है। रीड क्या करना है, मेन जो हेडिंग्स लिखी हुई है और कई सारे उसमें डायग्राम में कंटेंट दे रखे हुए हैं, कुछ स्टेजेस दे रखी हैं, फेजेस दे रखे हुए हैं, है ना। उन सबको आपको क्या करना है, एक बारी को रीड करना है, क्योंकि 2023 में इसके एनपीएसटी के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चांसेस हैं कि आपका जो अभी अपकमिंग एग्जाम जो आ रहा है उसमें भी आए, तो इसीलिए एक बार आप लोग उसको पूरा डॉक्यूमेंट को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा डिटेल में रीड करने की जरूरत नहीं है, बस मेन हेडिंग को देख लोगे कि इसमें क्या चीज बोली गई है, ठीक है। एंड मैंने 15, ठीक है, अल्टरनेट डे पे मैंने परसों या हाँ 1-2 दिन पहले बोला था, वहाँ पे कम्युनिटी टैब पे आप लोग को अपडेट भी किया था इस चीज़ के लिए कि मैं 15 क्वेश्चंस, ठीक है, हर अल्टरनेट डे पे, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, हर अल्टरनेट डे पे, ठीक है, मैं आप लोगों को क्विज शेयर करूंगी 15 क्वेश्चंस की, ठीक है। उन 15 को, ये सारे जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो पूरे आपके पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। और वहां पे सारे सिलेबस का, ठीक है, मतलब आपकी 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट्स में जितना कंटेंट आपका पीवाईक्यू से आया हुआ है, ठीक है, 15 क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, वो मैं हर अल्टरनेट डे पे आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। तो वहां से आप लोग जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो क्विज के फॉर्म में, ठीक है। इस सेशन के बाद मैं कुछ स्टैटिस्टिक का, ठीक है, जो आपका रिसर्च का स्टैटिस्टिक का पार्ट है, जिसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट के क्वेश्चंस हैं, एनोवा के क्वेश्चंस हैं, है ना, और उसके अलावा जो प्रोपोर्शन ऑफ कोवेरियंस है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, है ना। उसके में 4 से 5 क्वेश्चंस अभी, ठीक है, 4 से 5 तो वो रहेंगे आपके स्टैटिस्टिक के रहेंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस हैं वो मैं स्टैटिस्टिक के शेयर करूंगी, प्लस आपका जो क्विज है, ठीक है, 15 क्वेश्चंस का जो क्विज है वो भी मैं आपको नाइट तक शेयर कर दूंगी वहां पे टेलीग्राम पे। तो सभी लोग उसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और एक क्विज के फॉर्म में रहेगा, तो आप लोग को थोड़ा सा लगेगा भी हाँ एग्जाम में कैसे देना है कि कैसे, ठीक है, तो ये चीज रहेगी। तो 15 क्वेश्चंस आपके क्विज के मैं नाइट तक वहां पे अपलोड करूंगी, ठीक है, सो सब लोग अटेम्प्ट करिएगा। उसके अलावा जो स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक 4 और 5 क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से निकाला हुआ है, उसको मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो वहां से आप लोग उसको करिएगा, न्यूमेरिकल है पूरे, ठीक है, सभी लोग करिएगा। अगर किसी को दिक्कत हो रही है इन स्टैटिक पार्ट में, ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चंस को शेयर करूंगी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे करना है, तो उसके लिए वो रिवीजन सीरीज देखे, ठीक है, जो रिवीजन सीरीज मैंने कराया हुआ है यूनिट 6 का, ठीक है, वहां पे 6 का जो सी सेक्शन है उसका मैंने जो सी सेक्शन है उसका जो रिवीजन सीरीज है, वहां पे मैंने इन सारे फॉर्मूलों को डिस्कस किया है, ठीक है, सभी फॉर्मूलों को डिस्कस किया है और उसको बताया है कि कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए रिवीजन सीरीज देखो। अगर फिर भी किसी को डाउट हो रहा है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक का पार्ट है, ठीक है, अगर उसमें पता है बहुत डेप्थ में जाके नहीं पूछते, बहुत इजी होता, अगर आपको फॉर्मूला आता है, अगर आपने कंसेप्ट को समझा हुआ है तो बहुत आसानी से हो जाता है, ये 2 नंबर फ्री के हो जाते हैं, ठीक है, 2 नंबर का, 4 नंबर का कभी कभी, ठीक है, तो ये फ्री के नंबर होते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है और फॉर्मूला पता है तब, ठीक है, उस केस में। और आप क्वेश्चंस को देखोगे डायरेक्टली, आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एक बारी को
ये सभी लोग अटेम्प्ट करना ये स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो या दिक्कत लग रही हो तो मुझे वहीं पे आप लोग टेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो मैं एक बार नेक्स्ट सेशन में उस चीज को सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो फिर आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका पेपर हुआ था 14 मार्च को शिफ्ट 1 का, ठीक है। अभी हम लोग ने शिफ्ट 2 का पेपर कवर किया हुआ है, ठीक है। 50-50 क्वेश्चंस में किया था। देखो शिफ्ट 2 में कोई भी नए क्वेश्चन नहीं थे, एक आध आप लोग को नाम जैसे मेगर वगैरह का जो नाम था, ठीक है, वो सब नए देखने को मिले होंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ नया उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस नए भी थे, कुछ कंसेप्ट नए थे, ठीक है। इसी वजह से मैं इसको स्लाइड्स के थ्रू आपको दिखाना भी चाह रही थी कि स्लाइड्स पे एक बार देखोगे तो हो सकता दिमाग में वो चीजें रह जाए, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिखकर आप लोग को जो भी कंटेंट है उसको लिख के यहाँ पे समझा दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर। देखो आज के सेशन में सिर्फ 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके 50, ठीक है, रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है 50 वो नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। अभी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी रिजेक्ट द वैदिक अथॉरिटी, ठीक है, रिजेक्ट किया है वैदिक अथॉरिटी। अभी जो शिफ्ट 2 का हम लोग ने पेपर किया, वहां पे क्या देखा कि वहां पे लिखा था डू नॉट रिजेक्ट द वैदिक अथॉरिटी, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा, रिजेक्ट करता है वैदिक अथॉरिटी को, ठीक है। तो वहां पे भी मैंने 2 स्कूल्स के नाम आपको बताए थे, एक ऑर्थोडॉक्स एक हेट्रोडॉक्स, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स वो स्कूल्स होते हैं जो वैदिक अथॉरिटी को मानते हैं, और हेट्रोडॉक्स वो स्कूल्स होते हैं जो वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा इंडियन स्कूल है फिलोसफी का जो रिजेक्ट करता है वैदिक अथॉरिटी को, मतलब वेदास को नहीं मानता है, रिजेक्ट करता है उस चीज को। सांख्य, न्याय, चरवाका या फिर वैशेषिका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका चरवाका। उस दिन भी मैंने बताया था आप लोग को, जब हम ऑर्थोडॉक्स की बात करते हैं, है ना, जब हम बात करते हैं जो स्कूल्स हैं आपके, एक ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, एक ऑर्थोडॉक्स है, एक हेट्रोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स में 6 स्कूल्स आते हैं, इसी वजह से इसको शाद दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शाद दर्शन बोलते हैं। इसको मैंने डिटेल में यूनिट 1 में करवाया हुआ है, ठीक है, इसी वजह से इसको शाद दर्शन बोलते हैं, ठीक। हेट्रोडॉक्स में क्या आता है, बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है, चरवाका आता है, ठीक है, ये सारे आते हैं। उसके अलावा आप लोग जब यूनिट 1 को देखिएगा तो इन सबको किसने किसने दिया है, मतलब इनके प्रोपोनेंट कौन है, सांख्य फिलोसफी के कौन है, न्याय फिलोसफी के कौन है, चारवाका को कौन है, वैशेषिका का कौन है। तो ये काम आप लोग को होमवर्क में करना है, चाहो तो वीडियोस को भी देख सकते हो या फिर गूगल कर लो, ठीक है। ये मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ वहां पे मैंने चार्ट के थ्रू आप लोग को बताया है कि कौन सी फिलोसफी में, जैसे ड्यूअलिज्म है, कई सारी फिलोसफी है वहां पे, ठीक है। तो ये चीज मैंने वहां पे डिस्कस कर रखी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स 2 स्कूल्स है। ऑर्थोडॉक्स में 6 स्कूल्स आते हैं जिसकी वजह से उसको शाद दर्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स कहने का मतलब क्या है, ये लोग वेदास को मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे भगवान की बात नहीं हो रही है, गॉड की बात नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ वेदास, ठीक है, कि कौन वेदास की अथॉरिटी को मानता है, कौन रिजेक्ट करता है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। अब आते हैं सोशल प्रोसेस। अब इसका मैंने डिटेल में उसमें स्लाइड में किया हुआ है, लेकिन चलो नहीं आ रहा है तो ऐसे ही समझ लो। सोशल प्रोसेस की बात करते हैं, है ना। देखो सोशल प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज एन इंटीग्रेशन या फिर एसिमिलेशन या फिर कंपटीशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट। सोशल प्रोसेस कब होता है ये बताना है, मतलब सोशल जो प्रक्रिया होती है, सामाजिक जो प्रक्रिया होती है वो कब होती है, जब इंटीग्रेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, कंपटीशन होता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक। अगर हम सोशल प्रोसेस की बात करते हैं, अभी के लिए ऐसे समझो, ये वैसे स्लाइड में है लेकिन ऐसे समझो, अगर हम सोशल प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो सोशल प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है, मोड ऑफ इंटरैक्शन। क्या मतलब होता है, ये होता है मोड ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो इंटरैक्शन होता है बिटवीन द इंडिविजुअल्स होता है, बिटवीन द ग्रुप्स होता है, ठीक है। समझ रहे हो, सोशल प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, इट इज अ मोड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल और अ ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे अब जब ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो इनके बीच में कॉपरेशन भी हो सकता है ना। अब ये की पॉइंट है, ठीक है, इनके बीच में कॉपरेशन भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है ना, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, सोशल डिफरेंशिएशन भी होता है, social differentiation and integration development। ये पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लो,
मैं यही टाइम बचाना चाह रही थी, जब यहाँ पर लिखने का टाइम था मैं बचाना चाह रही थी। डेवलपमेंट, अरेस्ट एंड डिके, ठीक है, अरेस्ट एंड डिके अपनी कॉपी में ही लिख लो, ठीक है। अब देखो मैं इसको डेफिनेशन को फिर से एक बार बोल दे रही हूँ। सोशल प्रोसेस कहने का मतलब क्या है? सोशल प्रोसेस मीन्स द वेरियस मोड ऑफ इंटरेक्शन between the individual or a group, including cooperation, conflict, social differentiation, integration, development, arrest and decay। मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें होती है। तो ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? सोशल प्रोसेस के अंदर आते हैं, ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए थे, ठीक। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पे, जो सोशल प्रोसेस तब होता है, कब होता है? व्हेन देयर इज अ, ठीक है, वहां पे इंटीग्रेशन होता है। देखो इंटीग्रेशन भी पार्ट है आपका सोशल प्रोसेस का, कॉन्फ्लिक्ट भी पार्ट है आपका सोशल प्रोसेस का। बात आती है एसिमिलेशन एंड कॉम्पिटिशन की। तब इसके बाद अब सोशल प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, ये एक सॉलिड मतलब जब सोशल प्रोसेस किस लिए होता है? सोसाइटी को बेनिफिट कराने के लिए होता है, ठीक है, सोसाइटी की सॉलिडिटी के लिए होता है। तो जब यहाँ पे कैटेगरीज की बात करते हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं आपकी सोशल प्रोसेस में। कैटेगरीज ऑफ सोशल प्रोसेस, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? जिसमें आता है आपका कॉपरेशन, कॉपरेशन है ना, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन एंड एकल्चरेशन, एकल्चरेशन, ठीक है। कॉपरेशन होता है यहाँ पे, एकोमोडेशन होता है, एसिमिलेशन होता है और एकल्चरेशन होता है। अब यहाँ पे एक होमवर्क भी है, मैं कई सारी चीजें आप लोग को दे के भी यहाँ पे जा रही हूँ, आप लोग अपने सर्च करिएगा, ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एकल्चरेशन और इनकल्चरेशन दोनों क्या होता है? इससे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हुए हैं पेपर 1 में, ठीक है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। एकल्चरेशन और इनकल्चरेशन क्या है? वैसे यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओगे तो एकल्चरेशन का आप लोग को आंसर वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपरेशन की बात कर रहा है। एकोमोडेशन मतलब कुछ नया को मतलब किसी चीज को रिप्लेस करके नए को लेके आना। एसिमिलेशन मतलब किसी एग्जिस्टिंग में ही हम नए चेंजेस लेके आ रहे हैं। अब एकल्चरेशन आप यहीं से सेंस लगा लो सोशल प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एसिमिलेशन हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एसिमिलेशन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट मैंने बता दिया था ना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following perspective examines how family member and intimates couple interact on a daily basis and arrive at shared understanding of their situation। मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे फैमिली मेंबर और इंटीमेट कपल आपस में इंटरेक्ट करते हैं डेली बेसिस पे, मतलब कैसे आपस में बातचीत को साझा करते हैं। जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी कपल्स हैं, आपस में कैसे बातचीत को साझा करते हैं। जिसमें आता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सबसे पहले आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फिर आता है फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल थ्योरी, फिर आता है आपका सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी सोशल इंटरेक्शन, फिर आता है आपका कन्वर्सेशन थ्योरी। अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा हाउ फैमिली मेंबर, ठीक है, एंड इंटीमेट कपल, ठीक है। अब फैमिली मेंबर इंटीमेट कपल कैसे इंटरैक्ट करते हैं डेली बेसिस पे, तो क्या कर रहे हैं वो? इंटरैक्शन ही तो कर रहे हैं, सोशल इंटरैक्शन तो है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, आपस में क्या होते हैं कुछ जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। फंक्शनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस से रिलेटेड होता है। और यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोशल इंटरैक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? सोशल इंटरैक्शन थ्योरी का जो पर्सपेक्टिव है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, केयर एजुकेशन। हमेशा ध्यान रखना अगर कहीं पे केयर दिख जाता है, ठीक है, ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, अगर कहीं आपको केयर दिख जाए, ठीक है, तो मान लेना कि वो नेल नॉडिंग ने दिया है, ठीक है, ज्यादातर चांसेस यही है कि वो किसने दिया है? नेल नॉडिंग ने दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे कई सारी बुक्स के नेम आप लोग की डिफरेंट डिफरेंट जो फिलोसोफर्स हैं उनके बुक के नेम शेयर किए हुए हैं। कुछ और अगर मुझे अभी और भी है मेरे पास, ठीक है, उसको भी मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगी आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो एक बार उन बुक्स को रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि बुक्स को अब रीड ही करोगे उसमें। अब इसका आंसर लगा हुआ है, इसका भी मैंने ये जो है आपका जो गैब्रियल ऑलमंड, ये नया क्वेश्चन है आपका गैब्रियल ऑलमंड वाला, इसका भी स्लाइड्स पे मैंने किया था। चलो फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है, ठीक है, जिसको स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे
जब स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैब्रियल ओलमोंड थे, ठीक है, उन्होंने दो फंक्शंस के बारे में बात की थी, ठीक है, गैब्रियल ओलमोंड ने दो फंक्शंस के बारे में बात की थी, जिसमें एक इनपुट फंक्शन था और एक आउटपुट फंक्शन था। क्या था? एक इनपुट फंक्शन था और एक आउटपुट फंक्शन था। समझ में आई बात? ये चीज समझ में आ रही है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, दो फंक्शंस में डिवाइड किया था, इनपुट फंक्शन। अब इसका जो कंटेंट है मैं आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर दूंगी, स्लाइड से लेकर के, ठीक है, तो वहां से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और डिटेल में भी है, दो पार्ट में डिवाइड किया था। उसके अलावा ओलमोंड ने 7 फंक्शनल रिक्वेस्ट दी, मतलब इन्होंने क्या किया था, इसको ऐसे समझो, इनकी जब इसकी बात करते हैं गैब्रियल ओलमोंड की, तो फंक्शनल रिक्वेस्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो था अकॉर्डिंग टू द ओलमोंड, इन्होंने 7 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया था, ठीक है, जिसमें अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन की सिर्फ बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इनपुट में, ठीक है, मतलब इनपुट जो फंक्शन है और ये जो आउटपुट फंक्शन है, इसका फर्दर से सब डिविजन हुआ, ठीक है। जब इनपुट फंक्शन में आते हैं तो यहाँ पे क्या आता है आपका, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आता है। क्या आता है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आता है, मैं यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आता है, इंटरेस्ट आता है, आर्टिकुलेशन आता है, ये सब इनपुट फंक्शन है, ठीक है, और इंटरेस्ट एग्रीगेशन आता है। क्या आता है? ये लिख लो अपनी कॉपी में, यहाँ पे नहीं है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, ठीक है, मतलब political socialization, interest articulation, interest aggregation and political communication, ठीक है। तो ये तीनों क्या है आपके इनपुट फंक्शंस हैं, ये तीनों क्या है आपके इनपुट फंक्शंस हैं, ठीक है। और अब बचा क्या? रूल एप्लीकेशन। इधर आ जाओ पहले, ठीक है, ये चीज समझ में आई कि इनपुट फंक्शन में कितने फंक्शंस हैं आपके। इनपुट में अगर बात करूं तो 4 फंक्शंस हैं आपके। कौन सा? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन है एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे आउटपुट कम्युनिकेशन में। जब आउटपुट की बात करते हैं तो रूल मेकिंग है ना, फिर रूल एप्लीकेशन, देन आपका रूल क्या बोलते हैं उसको, एडजेटिकेशन है शायद, एडजेक्शन है, हाँ, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजेक्शन, ठीक है, 3 है। अब देख लो इसमें से, ये रूल एप्लीकेशन क्या है आपका? आउटपुट फंक्शन है, ये क्या है आपका? आउटपुट फंक्शन है। क्लियर है? तो स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस में जो गैब्रियल ओलमोंड थे, उन्होंने स्पेसिफाई किया था कैटेगरी, मतलब स्पेसिफाई किए थे दो फंक्शंस को, इनपुट फंक्शन को, आउटपुट फंक्शन को। इनपुट फंक्शन में 4 फंक्शंस आते हैं आपके, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। आउटपुट फंक्शन की अगर बात करें, रूल एप्लीकेशन, रूल एग्रीगेशन एंड रूल एडजेक्शन, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग। दो तरीके की आपकी कॉस्ट होती है, एक रिकरिंग होता है, एक नॉन रिकरिंग होता है। अगर मैं बात करूं टीचर्स की सैलरी, तो सैलरी क्या है? रिकरिंग है, आपको हर महीने देना है। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने 1 महीने दे दिया उसके बाद आप उनको पैसे ही नहीं दोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वो कैसा है? वो रिकरिंग है आपका, ठीक है। नॉन रिकरिंग क्या हो जाएगा आपका? फर्नीचर हो गया। फर्नीचर जैसे आपने अभी खरीद लिया, क्या बार बार फर्नीचर ही खरीदते रहोगे? आपने एक बार ही सोफे में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो अब उसको क्या करोगे? अब वो आपके लिए फुर्सत हो गई, ठीक है, हमेशा के लिए, ठीक। तो ये क्या होता है आपका? नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग आपकी सैलरी होती है, लेबोरेटरी में जो केमिकल्स होते हैं वो भी आपको बार बार खत्म होते हैं, बार बार लेके आते हो, स्टेपन जो होता है ना, तो दीज आर द रिकरिंग, ठीक है, ये सब क्या है? रिकरिंग कॉस्ट है। और ये क्या है आपका? नॉन रिकरिंग कॉस्ट है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल used for analyzing the development of policy। यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी आपका जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, ये भी आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन था, ठीक है, ये जो कॉस्ट देखा था, ठीक है। Which of the following is a tool used for analyzing the development of a policy। जब भी हम पॉलिसी की डेवलपमेंट करते हैं,
ठीक है, उसमें अब किसकी बात की जा रही है, एनालाइज करने की बात की जा रही है। किसकी बात करने की जा रही है, एनालाइज, मतलब कौन सा टूल है जिसको हम यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं पॉलिसी का। ठीक है, पॉलिसी डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए कौन सा टूल हम यहाँ पे यूज करते हैं, पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, नहीं ऐसा कोई टूल नहीं, पॉलिसी असेसमेंट का टूल है, हम डेवलपमेंट वाली चीज कर रहे हैं ना यहाँ पे, फिर या फिर पॉलिसी को एनालाइज कर रहे हैं, नहीं हम पॉलिसी साइकिल का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी डेवलपमेंट, आप पॉलिसी साइकिल यूनिट 2 में जाओगे, 2 का बी सेक्शन, ठीक है, वहां पे पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए कई सारे स्टेप्स दे रखे हुए हैं। ठीक है, उसको देखना वहां पे। ठीक, जब भी आप पॉलिसी को डिजाइन करोगे ना तो एक साइकिल में होता है ना, एक बार आपने डिजाइन कर दिया फिर से चीज हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या करते हो आप, इसको इस चीज को एनालाइज करते हो यहाँ पे। ठीक है, डेवलपमेंट के फेज में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following has been proposed by the National Education Policy? NEP का जो 2020 का डॉक्यूमेंट है, 1-2 दिन में ही आप लोगों को इसका वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, जहाँ पे NEP के पूरे डॉक्यूमेंट को पूरा एक की पॉइंट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि NEP के काफी सारे क्वेश्चंस आपको पेपर 2 में, सॉरी, जो अभी शिफ्ट 2 देखा वहां पे भी देखने को मिलेगा और शिफ्ट 1 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रपोज बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू फ्रेम द एक्सपेक्टेड लर्निंग। ठीक है, टू फ्रेम द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब हायर एजुकेशन प्रोग्राम को हाँ, टू फ्रेम द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर द हायर एजुकेशन प्रोग्राम। तो उसके लिए इसने क्या बनाया था, जनरल एजुकेशन काउंसलिंग। क्या बनाया था, जनरल एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ कलेक्टिव मोनोलॉग। ठीक है, अब सबसे पहले कलेक्टिव मोनोलॉग को करने से पहले कलेक्टिव मोनोलॉग होता क्या है ये चीज समझ लो। ठीक, कलेक्टिव मोनोलॉग लेड्स टू ईगोसेंट्रिक स्पीच। देखो, 2 तरीके की स्पीच है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच किसने दिया है, ले वोगत्स्की ने। ठीक है, प्राइवेट स्पीच, और ईगोसेंट्रिक किसने दिया है, जीन पियाजे ने। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, और प्राइवेट स्पीच, उसी को ही प्राइवेट स्पीच बोला है किसने, ले वोगत्स्की ने। तो बोला जा रहा है जो कलेक्टिव मोनोलॉग है, ठीक है, लेट्स टू ईगोसेंट्रिक स्पीच, ये कौन सी साइकोलॉजिस्ट का व्यू है। ठीक है, जीन पियाजे का है, लेव वोगत्स्की का है। देखो, लेव वोगत्स्की का तो है ही नहीं। ठीक है, यहीं से कैंसिल हो गया आपका, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की थी। सिगमंड फ्रॉइड ने स्पीच से रिलेटेड कोई चीज दी नहीं, कार्ल रोजर्स ने नहीं दी है, तो आप एलिमिनेट करा के इसका आंसर निकाल सकते थे, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे कलेक्टिव मोनोलॉग जो है, सामूहिक एकालाप जो है, उसका मतलब समझेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या समझना है, पूरा इसको समझना है कि कलेक्टिव मोनोलॉग होता क्या है। अगर मैं कलेक्टिव मोनोलॉग की बात करूं, ये क्या है, अ फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिक। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिक अनसोशलाइज्ड। ठीक है, की पॉइंट है ये, अनसोशलाइज्ड स्पीच है ये। ठीक है, इन विच चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्फ, मतलब ये एक अनसोशलाइज स्पीच है। मोनोलॉग कलेक्शन, कलेक्टिव मोनोलॉग कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन, ये मतलब ये एक ईगोसेंट्रिक, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिक, जहाँ पे अनसोशलाइज स्पीच होती है, जिसमें बच्चे खुद से बात करते हैं। ठीक है, खुद से बात करते हैं किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन अ मीनिंगफुल वे, समझ लेना, इन अ मीनिंगफुल वे है ये। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, खुद से कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मीनिंगफुल वे में, तो ये होता है कलेक्टिव मोनोलॉग। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ, मेंटल हेल्थ। अब इसकी देखो डेफिनेशंस है, मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये कप्पू स्वामी जो है इनकी डेफिनेशन है, और हेडफील्ड, ठीक है, इनकी डेफिनेशन, एंड क्रो इसकी डेफिनेशन स्लाइड में है। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। इन तीनों की डेफिनेशन आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि अगर यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा गया है तो हो सकता है आपके जून में पूछा जाए। ठीक है, वैसे ये मेंटल हेल्थ में अगर बात होल पर्सनालिटी की बात, देखो मैंने की पॉइंट से मैं बता रही हूँ यहाँ पे, अगर होल पर्सनालिटी की बात मेंटल हेल्थ में किसने की है, हेडफील्ड जी ने की है। लेकिन जब कप्पू स्वामी की बात करते हैं तो इन्होंने बोला है मेंटल हेल्थ क्या है, एक एबिलिटी है जहां पे फीलिंग्स को, डिजायर को बैलेंस किया जाता है। कप्पू स्वामी ने क्या बोला कि ये मेंटल हेल्थ एक एबिलिटी है जहां पे हम फीलिंग्स को और डिजायर्स को क्या करते हैं,
बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो होल पर्सनालिटी की बात किसने मेंटल हेल्थ में की, हेडफील्ड ने की, और कपूस्वामी ने क्या बोला कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं अपनी फीलिंग्स को और फिर डिजायर्स को, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो डेफिनेशन है ये मैं शेयर कर दूंगी वहां पे टेलीग्राम पे, तो वहां से तीनों की डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। हु इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ सबमिटेड रेटिंग, मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत होनी चाहिए। सबमिटेड रेटिंग जब मैंने लीकर्ट स्केल पढ़ाया है आप लोगों को यूनिट 7 में, तभी मैंने कई बार बोला है सबमिटेड लीकर्ट स्केल को सबमिटेड रेटिंग भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे समेशन हम लोग क्या करते हैं, सम अप करते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, लीकर्ट, ठीक है, लीकर्ट रेंसेस, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। प्राइवेट स्पीच, अभी ऊपर देखा हम लोगों ने, प्राइवेट स्पीच लेड्स टू सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर, ठीक है। जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या करती है, सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर की बात करती है। ये किसने बोला है, आपका ले वेगोत्स्की ने बोला है। किसने बोला है, ले वेगोत्स्की ने। अब आ जाओ यहाँ पे, एनसीटी वॉज इस्टेब्लिश्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। इसका पीडीएफ मैंने दे रखा है ऑलरेडी आप लोग को टेलीग्राम पे, एनसीटी का जितना भी है, ठीक है, जितना भी आप लोग को पढ़ना है उसके टर्म ऑफ रेफरेंस वगैरह वो मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा हुआ है, ठीक है। एनसीटी को किस लिए डेवलप किया गया है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है इसको डेवलप करने का, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। यूनिवर्सलाइज करना है एजुकेशन को, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये टीचर एजुकेशन, तो टीचर पे ही ध्यान देंगे। यूनाइट करना है टीचर्स को इंडिया में, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। इंक्रीज करना है, फोकस ऑन द रिसर्चर्स इन टीचर एजुकेशन, करना तो है लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव नहीं है इनका, समझ रहे हो। रिसर्चर्स को फोकस करना तो है, बढ़ाना तो है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचर की एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम, ये इसका क्या है, एनसीटी का मेन ऑब्जेक्टिव था, इसी वजह से इसको एस्टैब्लिश ही किया गया है, ठीक है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 4 में कई सारे टीचिंग के मॉडल दे रखे हुए हैं, वहां पे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आपको मिल जाएगा, डेंग एंड लुइक का मॉडल, ठीक है। एक बार यूनिट 4 में जाना, डेंग एंड लुइक का जो मॉडल है वो देख लेना, ठीक है। और उसके अलावा हैबरमास का जो मॉडल है वो देख लेना, ठीक है। ये डेंग एंड लुइक एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। डेंग एंड लुइक एक ही है। हैबरमास का मॉडल मिलेगा, रिचर्ड सचमैन का मॉडल मिलेगा, तीनों को ही एक एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का किसने दिया है, आपका रिचर्ड सचमैन ने दिया है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात की है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ठीक। रिफ्लेक्टिव टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लेक्चर मेथड होता है, नहीं, यहीं से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रीचिंग, ये एक प्रवचन की प्रक्रिया है, ऐसा तो नहीं है ना। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द रिसर्चर्स, खाली रिसर्चर्स के बारे में थिंक करने की प्रक्रिया है क्या ये भी बात नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हो यहाँ पे। ये है एक साइक्लिक प्रोसेस जहां पे हम अपनी थिंकिंग को ही बार बार सोचते हैं, हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। मेटाकॉग्निशन भी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग की बात करता है, लेकिन रिफ्लेक्टिव में भी हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, चार्ज पे इसको लगा दो। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में भी हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं अबाउट द टीचिंग, ठीक है। अबाउट द टीचिंग वहां पे क्या होता है, आप जब उसकी बात करते हो मेटाकॉग्निशन की, तो वहां पे थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है। हम मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होता है, और थिंकिंग अबाउट टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिव में आता है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो आपके मेटाकॉग्निशन के अंदर आ जाएगा, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू NCFTE नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। टीचर नेशनल काउंसिल जो फ्रेमवर्क है टीचर एजुकेशन 2009 का, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपका यूनिट 2 का है। यूनिट 2 की जो कमिटीज और कमीशंस हैं वहां पे है ये, ठीक है। आई थिंक शायद मैंने इसका पीडीएफ दे रखा हुआ है, उसी में ही है, एक बार देख लेना, ठीक है। अगर नहीं है उसमें एनसीएफटी वाला तो मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना कोई लोग, ठीक है। तो मैं एनसीएफटी का भी डॉक्यूमेंट का पूरा शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड, कौन सी चीज रिकमेंडेड नहीं है टीचर एजुकेशन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCFT 2009, ठीक।
सबसे पहले क्रिटिकली एग्जामिन करना स्कूल करिकुलम को, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक को, ये तो बात हुई है ना। जो भी स्कूल के करिकुलम है, सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, उसको एग्जामिन करना, ये तो रहेगा, ठीक है। फिर आता है हेल्प करना पर्सपेक्टिव टीचर्स को, जो भी पर्सपेक्टिव टीचर्स हैं, जो भावी शिक्षक हैं, जो बीएड वगैरह में बच्चे जाते हैं, उनको इंगेज करना फील्ड एक्सपीरियंसेस के साथ, सो दैट वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करा पाए। तभी तो आप लोग को इंटर्नशिप वगैरह दी जाती है, ठीक है। पर्सपेक्टिव जो टीचर्स, कहने का मतलब क्या, जो भावी शिक्षक हैं आपके, है ना, उनको फील्ड एक्सपीरियंसेस देने की बात की गई, उनको फील्ड एक्सपीरियंसेस के साथ इंगेज करने के लिए बोला गया, जिससे वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, है ना। तीसरी बात बोला गया टू टीच लर्नर ओनली थ्रू थ्योरीज। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, नहीं, देखो जब भी ओनली दिख जाए तो एक बार नहीं 2-4 बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, ठीक है। हमेशा ओनली सही नहीं होता। ओनली कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव की तरफ वो लेके जा रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, नेगेटिव ऑप्शन से बचना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में तो चलो सही है, बट कोशिश करने की नेगेटिव ऑप्शन से बचना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिर्फ आपको थ्योरीज की मतलब यहाँ पे टू टीच लर्नर्स ओनली थ्रू थ्योरीज, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरीज उनको पढ़ाना चाह रहे हैं। एक तरफ ऊपर बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, फील्ड एक्सपीरियंसेस का, तो उसके साथ उनको इंगेज कराना है, जिससे वो नई नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। और यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ आपको थ्योरीज के थ्रू ही लर्नर्स को टीच करना है, ठीक है, जिससे वो साइको सोशल एट्रीब्यूट को समझ पाए। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो मतलब ये तो है ही नहीं ना, ठीक। गलत बात क्या है, ठीक है, तो ये है नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। टू हेल्प टीचर इन डेवलपिंग कॉन्शियसनेस, मतलब ये जो है एनसीएफटी का, ठीक है, यहाँ पे एनसीएफटी में टीचर्स के अंदर अवेयरनेस डेवलप करने की बात की गई, फाइनल ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात की गई। तो ये भी चीजें सही है, ठीक है। कुछ आंसर्स इसमें लगे मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, तो इसी वजह से कुछ के आंसर्स लगे मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। कुछ के क्या, मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादातर लगाई ही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट 2 में भी आया था, करिकुलम अप्रोच वाला, ठीक है। करिकुलम अप्रोच का शिफ्ट 2 में भी आया था, ठीक है। यहाँ पे भी आया, कौन सा पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करिकुलम अप्रोच, कौन सा करिकुलम अप्रोच नहीं है, बिहेवियरल अप्रोच, मैनेजरियल अप्रोच, रिकंसेप्चुअलिस्ट अप्रोच, या फिर लिटरेचर अप्रोच। सामने से ही दिख रहा है, लिटरेचर अप्रोच जैसी कोई भी करिकुलम अप्रोच नहीं होती, बिहेवियर होती है, मैनेजरियल होती है, और रिकंसेप्चुअलिस्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इससे भी क्वेश्चन आया टेक्निकल, वहां पे शायद आई थिंक शिफ्ट 2 में नॉन टेक्निकल से आया था, या फिर टेक्निकल से आया था, हाँ टेक्निकल से आया था, तभी हम लोग का आंसर यूनिवर्सल आया था, हाँ हाँ टेक्निकल से था, ठीक है। अब जब हम करिकुलम की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो करिकुलम अप्रोचेस हैं उनको 2 तरीके से देखा जाता है, ठीक है। एक टेक्निकल वे में, एक नॉन टेक्निकल वे में, ठीक है। एक टेक्निकल वे में, एक नॉन टेक्निकल वे में। अगर मैं टेक्निकल वे की बात करती हूँ तो ये कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मल होता है, ठीक। और नॉन टेक्निकल कैसा होता है आपका, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, नॉन फॉर्मल होता है, समझ रहे हो। टेक्निकल कैसा होता है आपका, स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर टेक्निकल को ही हम लोग साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब टेक्निकल की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिशनल थ्योरीज आती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल मेथड्स का यूज किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। बट हम जब बात करते हैं नॉन टेक्निकल की या फिर नॉन साइंटिफिक, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल फिलोसफीज आती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको चैलेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं, ये फॉर्मलाइज नहीं होता है, ठीक है, ये फॉर्मलाइज नहीं होता है, और फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये सब अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो, ठीक। तो यहाँ से देख लो, यहाँ पे किसकी बात बोली जा रही है, अकॉर्डिंग टू द नॉन टेक्निकल, नॉन साइंटिफिक की बात की जा रही है, ठीक है। नॉन साइंटिफिक कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईली ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं, क्योंकि हाईली ऑब्जेक्टिव आपका टेक्निकल होता है। यूनिवर्सल भी नहीं होता है, क्योंकि ये भी आपका टेक्निकल के अंदर ही आ जाता है। लॉजिकल भी नहीं होगा, क्योंकि लॉजिकल भी आपके टेक्निकल के अंदर आएगा। कहाँ पे आएगा आपका, ह्यूरिस्टिक आएगा, ठीक है, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, खोजोगे, ठीक है। Which of the following is not a suitable option when curriculum is viewed as a non-technical, non-scientific, flexible approach? मतलब कौन सा suitable option नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहा, कौन सा नहीं है, मतलब हमें क्या करना है, जो टेक्निकल वाली अप्रोच है उसको यहाँ से एलिमिनेट करा देना। देख लो, टेक्निकल में क्या होता है, आपकी कन्वर्सेशन होती है, सॉरी क्या बोला है, नॉन सुटेबल है ना। यहाँ पे देखो, करिकुलम इज व्यूड एज अ क्वालिटी एक्टिविटीज, ठीक।
करिकुलम इज व्यूड एज अ डिलीवरी ऑफ मैप्ड आउट कंटेंट एंड एक्सपीरियंसेस, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मतलब ये जो करिकुलम का डिलीवरी होता है पूरी तरीके से वो कैसा होता है, कंटेंट एंड एक्सपीरियंसेस को हम लोग मैप्ड आउट करते हैं। ये चीज कहाँ पे होती है आपकी टेक्निकल के अंदर होती है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड होती है। करिकुलम इज व्यूड एज अ कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन की तरह देखने का मतलब क्या है, आप नॉन मतलब अनफॉर्मल हो रहे हो ना, नॉन फॉर्मल हो रहे हो, तो ये क्या है आपका नॉन साइंटिफिक के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक इमर्जिंग फिनोमेना है जहाँ पे ह्यूमंस क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपका नॉन साइंटिफिक के अंदर ही आता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं टेक्निकल की, यहाँ पे ट्रेडिशनल थ्योरीज होती है, यहाँ पे फॉर्मल चीजें होती है, फॉर्मल अथॉरिटीज होती हैं, वो सारी चीजों को डिस्कस करती हैं यहाँ पे, ठीक है। करिकुलम डिजाइन कंसेप्चुलाइजेस द करिकुलम एंड अरेंज इट्स मेजर कंपोनेंट, हम कभी भी करिकुलम का है जो करिकुलम का डिजाइन बनाने की चीज है, ठीक है, मतलब करिकुलम का जो रूपरेखा है, पाठचर्या की जो रूपरेखा है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, मतलब अरेंज करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव करने के बाद आप क्या करोगे, मतलब आपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लिया, ठीक, फिर क्या करोगे आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, सॉरी कंटेंट आएगा आपका, ठीक है, कंटेंट आएगा, फिर आपका क्या आएगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए, मतलब कंटेंट के लिए आप क्या करोगे, सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस को चूज करोगे, उसको ऑर्गेनाइज कराओगे, फिर उसको इवेलुएट कराओगे, ठीक है, बेसिक यही होता है, मेजर यही होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे फिर देख लो ऑप्शंस में, फैमिली स्कूल ये तो आएंगे नहीं, स्टूडेंट टीचर ये भी नहीं आएंगे, मटेरियल लर्निंग एक्सपीरियंसेस पेडागोजी ये भी नहीं आएगा। सबसे पहले कभी भी करिकुलम डिजाइन करने जाओगे तो मेन की पॉइंट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव होना, ठीक है, कंटेंट होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 21 पे। अब व्हाट विल बी द टी वैल्यू, ठीक है, टी वैल्यू क्या होगी व्हेन बिटवीन द ग्रुप्स, व्हेन बिटवीन द ग्रुप्स एंड विद इन द ग्रुप्स वेरिएंस इज 250, ठीक है। हम लोगों ने एनोवा, अब मैंने ये रिसर्च की रिवीजन सीरीज में करा रखा, हाँ मैंने अभी तक डिटेल में नहीं कराया हुआ है, 6C का थोड़ा एक ही वीडियो अभी अपलोड किया हुआ है, ठीक है, कंटेंट प्रिपेयर है आपका, बस मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली, ठीक है, मुझे तो थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ 6C का, ठीक है, बट परेशान मत हो, आपके एग्जाम से पहले ही मैं 6C का डिटेल में भी, ठीक है, एग्जाम से कुछ काफी दिन पहले ही मैं अपलोड कर दूंगी आपको, ठीक है। इसी मतलब इसी आज क्या है, आज आपका संडे, ठीक है, ये 2 से 3 दिन में आपका 6C का पूरा कंटेंट अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो जिससे आप लोग जो डिटेल में करना चाहें तो डिटेल में भी कर सकते हैं, जो रिवीजन सीरीज से देखना चाहें रिवीजन सीरीज से देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द टी वैल्यू, जब हम हमें क्या फाइन करना है, टी वैल्यू फाइन करना है, ठीक है, व्हेन बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस, ठीक है, बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस, ठीक है, वो कितना दे रखा हुआ है, बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस हमें दे रखा हुआ है 200, एंड विद इन कितना दे रखा हुआ है, विद इन दे रखा हुआ है 50, ठीक है, दे रखा है। जब भी आप जाओगे एफ रेशियो निकालने, एनोवा निकालने, ठीक है, तो क्या निकालना होता है, मीन स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, है ना, बिटवीन द ग्रुप निकालना होता है और विद इन द ग्रुप निकालना होता है, ठीक है, इसी को ये जो रेशियो होता है बिटवीन द ग्रुप एंड विद इन द ग्रुप, वही होता है आपका एफ रेशियो, जिसे हम लोग एनोवा बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां से तो आपका सिर्फ एफ का वैल्यू ही निकलेगा ना, समझ रहे हो, यहां से क्या निकलेगा, आपका एफ का ही वैल्यू निकलेगा, टी का वैल्यू तो निकलेगा नहीं। आपसे पूछा क्या जा रहा है, टी का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, मतलब टी की वैल्यू निकालना है। तो एक आप लोग रिलेशन रिवीजन सीरीज को देखना, वहां पे मैंने एक रिलेशन लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन द एफ एंड टी, ठीक है, तो वहां पे आपको ये रिलेशन दिख जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये आपको रिलेशन होता है, याद रखना है, ठीक है, रिवीजन सीरीज में कराया भी हुआ है मैंने इसको, ठीक है। अब देख लो, पहले यहाँ से एफ की वैल्यू फाइंड आउट करो, 200 आ गया, ये 50 आ गया, ठीक, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ गया, ये 4 आ गया, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। फिर एफ इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, हमें निकालना है क्या, टी की वैल्यू, तो स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है, ठीक है, इतना तो बेसिक पता होगा आप लोग को भी, ठीक है। अंडर रूट 4 का कितना हो जाता है आपका 2 हो जाता है, ठीक है, इसी वजह से इसका आंसर जो आया वो 2 आया, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी इसका भी फॉर्मूला मैंने आप लोग को करा के रखा हुआ है, और इसका मैं क्वेश्चन आज टेलीग्राम पे शेयर भी करूंगी, ठीक है। जो द कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब डेटा चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन स्कोर ऑन अ 2 पार्ट ऑफ अ गिवन टेस्ट इज 0.50, 0.50. The reliability coefficient of the total
टोटल टेस्ट, हमें क्या निकालना है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालना है टोटल टेस्ट का, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है 2r 1 प्लस आर, ठीक है, 2r 1 प्लस आर, इसको कर लो 2 इंटू 0.50 अपॉन 1 प्लस 0.50, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपको 0.67 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है, ठीक। आई थिंक एक शायद और न्यूमेरिकल है इसमें, ठीक है। ये न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, ज्यादा बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसानी से आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टैटिस्टिक का मतलब ये जो आपका, हाँ, स्टैटिस्टिक का जो पार्ट रहता है न्यूमेरिकल वाला, उसको करके जाया करो, ठीक है। सिर्फ एक बार न्यूमेरिकल समझ जाओ बस, डायरेक्टली बहुत सारी चीजें आपके क्वेश्चन में दे ही रखी होती है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरा, हाँ, ये भी नहीं कराया मैंने अभी, मतलब इस रिवीजन सीरीज में कराया हुआ है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कराया नहीं है चैनल पे, ठीक है। रिवीजन सीरीज में पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मैंने पूरा करा रखा हुआ है, ठीक है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक की बात करते हैं। अगर मैं पैरामेट्रिक की बात करूं तो पैरामेट्रिक में क्या होता है, एजम्पशंस होते हैं, पैरामेट्रिक में क्या होता है, आपके एजम्पशंस होते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, एजम्पशन फ्री होता है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है। पैरामेट्रिक क्या होते हैं, आपके एजम्पशंस होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक क्या आपके एजम्पशन फ्री होते हैं, ठीक। जब हम बात करते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक की, ठीक है, तो एनालाइजर्स कॉमनली शेयर द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे जब पैरामेट्रिक की आप बात करोगे तो कौन सी चीज इन दोनों में मतलब शेयर है, जो ये शेयर करते हैं, कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका, जब हम पैरामेट्रिक में बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स आती है, नॉन पैरामेट्रिक में आपकी ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल आती है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया, होगा ही नहीं। स्टैटिस्टिक एज अ मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब हम पैरामेट्रिक में जाते हैं तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, टी टेस्ट और एफ टेस्ट वगैरह हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, टी टेस्ट और सॉरी जेड टेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आता है, चेन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, मतलब ऐसा है यहाँ पे कि जैसे एक चार्ट है इसका, कि अगर आपकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर आपने पॉपुलेशन ली है, ठीक, अगर वो ले लिए यस, ठीक है, फिर ऐसे करके फिर यहाँ पे होता है नो, ठीक है। मैं इसका इमेज शेयर करूंगी आप लोगों को टेलीग्राम पे, ठीक है, इमेज शेयर कर दूंगी, ठीक है। यस होता है या फिर नो होता है, ठीक। अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 30 है ना, तो हो जाता है आपका जेड टेस्ट, ठीक। अगर आपका लेस देन 30 है तो हो जाता है आपका टी टेस्ट, ठीक है। इसी तरह करके पूरा चार्ट होता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों ही क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की चेन ऑफ रीजनिंग पे बेस्ड है, ठीक है। ये क्या है, चेन ऑफ रीजनिंग है जो बेस्ड है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक पे, ना कि डिफरेंशियल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है। इसी वजह से, क्लियर है। वैसे जब मैं यूनिट 6 का सी सेक्शन आप लोग को अपलोड करूंगी तो जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स वाले सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे एग्जांपल लेकर के स्लाइड पे समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। और आप अगर रिवीजन सीरीज भी देख रहे हो यूनिट 6 की सी सेक्शन की, तो वहां पे भी मैंने सारे फॉर्मूलेज को डिस्कस किया है। रिविजन सीरीज था बट स्टिल मैंने वहाँ पे जितने फॉर्मूले हैं वो सब मैंने वहाँ पे शेयर किए हुए हैं आपको। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द एग्जाम्पल रिक्वायर स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखो हमेशा ध्यान रखना, स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, हम सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ये रिसर्चर होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इसको सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोलता है। अब ये क्या करता है, दो और लोगों को सैंपल कलेक्ट करता है, ठीक है, ये दो और लोगों को भेजता है, ठीक है, फिर ये दो और लोगों को भेजता है। तो ऐसे ही क्या होता है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि ड्रग पे आप जुवेनाइल जो हैं उन पे आप डेटा कलेक्शन करना चाह रहे हो, जो ड्रग एडिक्टेड हैं उन पे डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें सेंसिटिव हैं, लोग आपसे आगे शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करोगे, अपने किसी जानने वाले से वो डेटा के बारे में बात करोगे, ठीक। अब उससे बोलोगे तुम्हारे जानने में कोई हो तो तुम बताओ, उससे बोलोगे तुम्हारे जानने में कोई और है तो तुम बताओ। तो ऐसे कर करके आप अपने जितना आपको डेटा चाहिए होता है उसको आप कलेक्ट करते हो। तो ये होती है आपकी स्नोबॉल, ठीक है, ये क्या होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, ठीक। जिसके ये यहाँ पे हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रखते हैं, ठीक है। इसमें आता है
कौन सा है जो रिक्वायर करता है स्नोबॉल सैम्पलिंग में? देखो, स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी। अनट्रेंड जो स्कूल टीचर्स हैं, मतलब हमने पूरा एक ग्रुप ले लिया जिसमें से हमने क्या किया, ट्रेंड वालों को रख लिया, अनट्रेंड को बाहर निकाल दिया। फर्स्ट जनरेशन के जो लर्नर्स होते हैं, जो पहली पीढ़ी होती है, तो इसमें भी नहीं। किसमें आएगा आपका? नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन्स जो हैं आपके, ठीक है, वो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस डेटा को कोई शेयर करना नहीं चाहेगा, ठीक है, तो ये वहां पे हम क्या करेंगे, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी जो मैंने यूनिट 7 कराया है, ठीक है, जो यूनिट 7 कराया है वहां पे मैंने 2 टॉपिक आप लोग को नए बताए, है ना। 2 टॉपिक नए कौन से बताए? एक आपको प्रैक्टिकल थ्योरी बताइए। कौन सी थ्योरी बताइए? प्रैक्टिकल थ्योरी बताइए, ठीक है, जिसको दिया किसने है? हैंडल लुवास ने बोला, ठीक है, हैंडल लुवास ने। मैंने वहां पे बोला भी था ये आपका नया टॉपिक है जो आपका पूछा गया हुआ है, ठीक है, यूनिट 7 का। अभी मैं जो रिवीजन सीरीज कराया है, ठीक है, डिटेल वाले में नहीं मिलेगा आपको, ये रिवीजन सीरीज में मिलेगा, ठीक है, जहां पे हैंडल लुवास का जो प्रैक्टिकल थ्योरी थी, ठीक है, उन्होंने इसमें क्या किए थे, 3 लेवल्स के बारे में बात की थी, P1, P2, P3, ठीक है, किसके बारे में यहाँ पे बता भी दे रही हूँ, P1, P2 ऐसे चलता है, ठीक है। P1 में क्या आते हैं आपके? एक्शंस आते हैं। क्या आते हैं आपके यहाँ पे? एक्शंस आते हैं। P2 में क्या आता है? ये कंप्लीटली आपका जब हम P2 की बात करते हैं तो आपकी प्लानिंग और रिफ्लेक्शन से बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। और जब P3 पे आते हैं तो ये आपके एथिकल मोरल जो कंसिडरेशन होता है या फिर एथिकल पॉलिटिकल जो जस्टिफिकेशन होता है उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कौन सा है, लेवल ऑफ एक्शन हो गया, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन हो गया, एंड लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। ये किसने दिया था? हैंडल एंड लुवास ने दिया था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक है, किसमें? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक है, हैंडल एंड लुवास ने ये प्रैक्टिकल थ्योरी, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? प्रैक्टिकल थ्योरी, नाम भी याद रखो, कौन सी थ्योरी? प्रैक्टिकल थ्योरी दी थी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। A teacher maintain the collection of a student work over a period of time. Key point, over a period of time, ठीक है, की पॉइंट है ये आपका। यूनिट 7 में रिवीजन सीरीज में भी कराया है, डिटेल में भी कराया हुआ है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस टीचर क्या कर रहा है? स्टूडेंट के वर्क को कलेक्ट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है पोर्टफोलियोज में, ठीक है, किसमें? पोर्टफोलियोज में। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में क्या होता है? आप क्या करते हो? अपनी चीजों को लिखते हो वहां पे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में क्या होता है? यहाँ पे आप इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हो। अब यहाँ पे इस बार सभी लोग रूब्रिक्स को, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, रूब्रिक्स मैंने यहाँ पे यूनिट 7 में करा भी रखा हुआ है, ठीक है, बेस्ट टूल माना जाता है ये, ठीक है, रूब्रिक्स का आपका। नेक्स्ट आ जाओ। लर्नर्स विल बी एबल टू करेक्ट वॉल्यूम ऑफ अ केमिकल यूजिंग अ मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है। लर्नर्स जो हैं वो मतलब करेक्ट वो जो एक केमिकल फ्लास्क है, उसमें एक फ्लास्क के अंदर केमिकल रखा हुआ है, उसके वॉल्यूम को लर्नर्स इजिली मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अबव ऑब्जेक्टिव विल फॉल अंडर द विच कैटेगरी? मतलब ये एक फ्लास्क है, ठीक है, जिसमें आपका क्या रखा हुआ है? केमिकल रखा हुआ है। लर्नर्स को इसके वॉल्यूम को क्या कर पा रहे हैं? मेजर कर पा रहे हैं। तो ये चीज अकॉर्डिंग टू द एंडरसन एंड क्रैथहोल यूनिट 7, ठीक है, एंडरसन एंड क्रैथहोल, ठीक है, किस में आएगी? कौन सी कैटेगरी में आएगी? मैंने जब एंडरसन एंड क्रैथहोल के बारे में बात की थी तो वहां पे 2 चीजों के बारे में बताया था, ठीक है। एक आपका क्या था? कॉग्निटिव डायमेंशन था, ठीक है, एक आपका कॉग्निटिव डायमेंशन था, एक आपका नॉलेज डायमेंशन था। क्या था? नॉलेज डायमेंशन था। नॉलेज डायमेंशन में मैंने कई सारी नॉलेज को बताया था, ठीक है, तो फैक्चुअल नॉलेज है, प्रोसीजरल नॉलेज है ना, ऐसे करके कई सारी नॉलेज के बारे में बात की थी वहां पे, ठीक। जब हम बात करते हैं क्रैथहोल में नॉलेज की में, जब वो क्या कर रहा है? टीचर उसे करके दिखा रहा है, मतलब लर्नर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? करके देख रहे हैं ना, कि वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो ये कैसी नॉलेज है आपकी? प्रोसीजरल नॉलेज है, एप्लीकेशन लेवल पे। कैसी नॉलेज है? एप्लीकेशन लेवल पे प्रोसीजरल नॉलेज है, ठीक है। और ये जितनी भी नॉलेज लिखी, फैक्चुअल नॉलेज है, कंसेप्चुअल नॉलेज है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है, ये सारी सब कहाँ पे आती है? आपकी इसी के अंदर आती है, ठीक है, नॉलेज डायमेंशन के अंदर ही आती है। और ये दिया किसने था? एंडरसन एंड क्रैथहोल ने सजेस्ट किया था इसको। फिर आ जाओ। अब ये आपका वो एनपीएसटी का जो डॉक्यूमेंट है, एनपीएसटी वाला, वहां पे जाना, ठीक है, वहां पे जाना, ये पूरा आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, ऐसे करके चार्ट बना हुआ है, ठीक है, ऐसे स्टेयर्स में करके, ठीक है, वहां पे जाके इसको पढ़ना, ठीक है, वहां पे जाके इसको पूरा अच्छे से पढ़ना, ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं लिखवा रही क्योंकि यहाँ पे पता है कई सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नहीं है, कई सारी चीजें हैं जो आपको वहां पे देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां की कुछ कैटेगरीज दे रखी हुई हैं, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग वहां पे देखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, टेलीग्राम पे जो पीडीएफ शेयर की है वो वहां पे देखना, ठीक। तो इसमें जैसे बिगनर टीचर हैं, ठीक है, प्रोफिशिएंट टीचर हैं, एक्सपर्ट टीचर है, लीड टीचर है, प्रमुख टीचर, प्रगामी शिक्षक, प्रवीण शिक्षक, कुशल शिक्षक, प्रमुख शिक्षक, ऐसे करके दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले बिगनर टीचर आते हैं, फिर आपके प्रोफेशन टीचर्स आते हैं, फिर आपके एक्सपर्ट होते हैं, फिर वो लीड बनते हैं, फिर वो लीड करने लगते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं आपके, ठीक है, मतलब करियर की स्टेजेस होती हैं एक टीचर के स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज टू क्रिएट ई पोर्टफोलियो, मतलब कौन सा टूल है जो ई पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। MS वर्ड का यूज करते हैं, या फिर फिकारा का यूज करते हैं, या फिर फिडाना महारा का यूज करते हैं, या फिर फिडाना का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ई पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। अगर ई पोर्टफोलियो की बात करूं यहाँ पे, तो जब हम ये फिकारा जो है आपका, फिकारा है, फिडाना है ना, इसकी बात करें, ठीक है, या फिर महारा, ठीक है। जब हम महारा की बात करते हैं तो ये क्या है? फ्री ओपन सोर्स वेब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्या है? फ्री ओपन सोर्स वेब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टूल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, हाँ ये एंगीरा, ये भी रहा था, ये लर्निंग मैनेजमेंट टूल कौन सा सिस्टम नहीं है, ठीक है। जब हम एंगीरा की बात करते हैं तो एंगीरा क्या है? एक मूक का प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? मूक का प्लेटफॉर्म है एंगीरा, ठीक है। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एंगीरे का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? एकेडमिक नेटवर्क ग्लोबल इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, ठीक है। ये एकेडमिक फॉर एकेडमिशियन, ठीक है, एकेडमिशियंस जो होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है, एकेडमिशियंस, ठीक है। तो ये क्या है? एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीचर, मतलब यहाँ पे क्या क्या ये मतलब ये जो है विल ऑफर ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे होस्ट करते हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है? टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को होस्ट किया जाता है। तो ये क्या है? एक मूक है, ठीक है। ये क्या है? मूक है। जैसे किसने दिया है? IIT ने दिया है। किसने दिया है? IIT ने दिया, लिख लेना ये, ठीक है, IIT ने दिया है। क्लियर है बातें? स्वयं प्रभा, कैनवास, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, ऑलरेडी यूनिट 8 में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ वेब 2.0। अब ये जो वेब 1.0 है, 2.0 है, 3.0 है ना, इनको भी मैंने यूनिट 8 में करा रखा है, की पॉइंट में ही करा रखा हुआ है। जैसे स्टैटिक वेब पेज की बात करते हैं, आप पहले ये समझो वेब 2.0 की जब हम बात करते हैं, वेब 2.0 कहने का मतलब ही क्या है? आप यहाँ पे इंटरैक्ट कर पाते हो, ठीक है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये जो चैटिंग वगैरह होती है, तो ये सब क्या है आपका? यहाँ पे आप इंटरैक्ट कर पाते हो, फाइल्स को अपलोड कर पाते हो, शेयर कर पाते हो। तो ये सब क्या है? आपका इंटरैक्टिव सोशल मीडिया के अंदर आता है, जो कि आपका वेब 2.0। लेकिन स्टैटिक वेब पेजेस की बात करें तो ये क्या है? वेब 1.0। ये क्या है? वेब 1.0 है। उसके अलावा IoT एंड ब्लॉकचेन, ये क्या है? आपकी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। क्लियर है? IoT, Internet of Thing and blockchain, these are the disruptive technologies. Static web is a web 1.0. Social media is a web 2.0. Clear? आंसर्स इसमें पहले से विजिबल हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है, इसलिए मैं आंसर्स को बोल नहीं रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग, मतलब कौन सी एसेंशियल एक्टिविटी नहीं है इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग में? आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग कर रहे हो, ठीक है,
आप डिजाइनिंग कर रहे हो इंस्ट्रक्शंस की, तो कौन सी एसेंशियल एक्टिविटी नहीं होगी? सबसे पहला आ रहा है कि एनालाइज, आइडेंटिफाई करना कितने लर्नर से इनरोल किया है, ठीक है, अभी रख लेते हैं इसको। फिर एनालाइज करना, जब भी आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को डिजाइन करते हो तो वहां पे ये चीज देखते हो ना कि लर्नर्स की नीड क्या है, तो ये तो आएगा फॉर श्योर, ठीक है। अब लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग आप लर्निंग मटेरियल को डेवलप करते हो, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना इवेलुएशन भी डिसाइड करते हो कि कैसे इनको इवेलुएट करना। कहीं पे भी इनरोलमेंट की तो बात नहीं हुई ना, आपके पास 50 बच्चे इनरोल हो, 10 बच्चे इनरोल हो, आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइन तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही करोगे ना। ये तो नहीं देखोगे कितने बच्चे इनरोल है, हमें मुझे उस हिसाब से करना है, मुझे लर्नर्स की नीड को देखना है, चाहे बच्चे 10 हो, 50 हो या 100 हो, ठीक है। नैक मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये आपका क्या यूनिट 9 का डी सेक्शन है, ठीक है। इसका मुझे पीडीएफ अभी देना है आप लोगों को, मैंने अभी इसका पीडीएफ नहीं दिया है, मुझे है याद में कि इसका मुझे पीडीएफ देना है। कुछ दिन का मुझे टाइम दो, थोड़ा सा कुछ चीजों से मैं फ्री हो जाऊं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको दे पाऊं, ठीक है। नैक जो मेथोडोलॉजी है, ठीक है, फॉर असेसमेंट एंड एग्रीडेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन में, ठीक है। जब भी नैक मेथोडोलॉजी की बात की जा रही है, ठीक है, ये क्या है, असेसमेंट एंड एग्रीडेशन है, तो यहाँ पे क्या करते हो आप, क्वालिटी को एश्योर करने जाते हो, ठीक है। जो भी एग्रीडेशन होता है, जो आते हैं नैक की टीम वगैरह, ये क्या करने आती है, क्वालिटी को एश्योरेंस की बात करती हैं कि ठीक है, मतलब यहाँ पे एश्योरेंस होती है, जो ग्रेडिंग वगैरह है, ठीक है, ना ही मैनेजमेंट है, ना ही कंट्रोल है, ना ही इंस्पेक्शन है, ये क्या है, एश्योरेंस के अंदर आता है हायर एजुकेशन में, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सजेस्टेड बाय हेनरी फॉयल। पोस्टकोप, पोस्टकोप किसने दिया है, मतलब पोस्टकोप जो है, मतलब उसमें हेनरी फॉयल ने मतलब कौन सा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। पोस्टकोप का बेसिकली यहाँ से फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं, तो पोस्टकोप में प्लानिंग आता है, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, ये सी ओ है कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रीडायरेक्टिंग, बी फॉर बजटिंग, ठीक है। तो देख लो इसमें से कौन सा नहीं, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग है ना, कमांडिंग एंड एक सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सजेस्टेड बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सजेस्टेड बाय हेनरी फॉयल आर नॉट अ पार्ट ऑफ द पोस्टकॉप, तो कौन सा इसमें पोस्टकॉप का नहीं है, कोऑपरेटिंग, ठीक है, कोऑपरेटिंग नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, कोऑपरेटिंग एंड कमांडिंग की भी बात वैसे नहीं की गई है, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन में कंट्रोलिंग की तो बात होती है यहाँ पे, ठीक है, आप पढ़ोगे उसमें, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे कोऑपरेटिंग इसको हटाते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, कि आंसर की वहां पे आंसर यही दे रखा हुआ है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म तो समझ लो, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिडायरेक्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनिंग फॉर जनरल एजुकेशन काउंसलिंग, मतलब जनरल एजुकेशन काउंसलिंग के लिए कौन सी फंक्शनिंग उसने क्या किया, रिकमेंड किया है अकॉर्डिंग टू एनईपी। एनईपी के जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी देख रहे हो या फिर शिफ्ट 2 में आपने देखे हैं, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, जो मैं एनईपी का आप लोगों को पीडीएफ सॉरी वो जो मैं वीडियो आप लोग को शेयर करूंगी, वहां पे सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक बार उसको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने किसकी बात की, किसकी फंक्शनिंग के लिए बोला था, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, ठीक है, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग्स के लिए बोला था। वन ऑफ द एग्रीडेशन स्कीम, अब ये एनएबीटी भी कहाँ पे आती है आपकी, एनएबीटी भी आपका आता है ये अभी यूनिट 9 का डी सेक्शन है, ठीक है। एनएबीटी भी वहीं पे आता है आपका, ठीक है। नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्या, नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, समझ रहे हो, नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें इन्होंने किसके बारे में बात की थी, इसका पीडीएफ इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, जहां पे इन्होंने स्कूल गवर्नेंस के बारे में बात की थी, कई सारी चीजों में बात की थी इन्होंने। बेसिकली जब इसकी बात करते हैं यहाँ पे जब इन्होंने बात की थी नेशनल एग्रीडेशन जो बोर्ड है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का,
वहां पे इन्होंने स्कूल गवर्नेंस के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? स्कूल गवर्नेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, विच इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ अ डिसेबिलिटी। कौन सा डेफिनेशन नहीं है? HRD, ह्यूमन राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है कमीशन, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग कौन सा डेफिनेशन नहीं है डिसेबिलिटी का? लॉस ऑफ फिजिकल और मेंटल फंक्शंस, ये तो है उसमें, ठीक है, आप यूनिट 10 में जाना देखना इसको। लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, ये भी है, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस का भी होता है ह्यूमन राइट में जब बात की गई है। उसके अलावा यहाँ पे थॉट प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन जो हमारे किसी भी पर्सन की थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करती है, ठीक है, तो ये इनकी किसी भी डेफिनेशन में नहीं है, ठीक है। अब आईसीएफ की बात करते हैं, ठीक है। आईसीएफ के मॉडल में देखोगे 3 चीजों के बारे में बात की गई है, एक्टिविटीज, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट के बारे में डायरेक्टली है आईसीएफ यूनिट 10, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिविटीज, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। इसके अलावा एक पर्सनल फैक्टर भी आता है वहां पे, ठीक है, एड ऑन है वो। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी आर इंक्लूडेड, मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है। अगर पीडब्ल्यू की बात करूँ तो वहां पे 7 डिसेबिलिटीज हैं जिसके आपको नाम पता होने चाहिए। यहाँ पे उसके बाद बढ़ा करके उसको 21 डिसेबिलिटी दे दी गई है, ठीक है। पूरा चार्ट के थ्रू मैंने यूनिट 10 को समझाया हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा हो देख लेंगे जाके उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड फ्रॉम कल्चरली बैकवर्ड फैमिली बैकग्राउंड। एक चाइल्ड है जो बैकवर्ड फैमिली बैकग्राउंड से आता है, उसको स्कूल में एडमिट किया जाता है। अब स्कूल के जो हेड हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के यूनिट 10 से, ठीक है, एप्लीकेशन पे। मतलब बैकवर्ड क्लास से बच्चा आता है, बैकवर्ड फैमिली से आता है, उसको स्कूल में जब एडमिशन दिया जा रहा है तो जो हेड है उनको क्या करना चाहिए? कीप हिम इन अ क्लास इन विच देयर आर मेनी मोर स्टूडेंट फ्रॉम कल्चर, मतलब उसको ऐसी क्लास में रख देना चाहिए जहाँ पे उसी के जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कल्चरली जो बैकवर्ड बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हीं बच्चों के साथ फिर से उनको रख दो। ये तो गलत है, नेगेटिव है। आस्क अ टीचर टू नो मोर अबाउट द, मतलब टीचर से पूछना, मतलब टीचर से जानकारी लेना कि कल्चरली जो बैकवर्ड के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये भी आपका नेगेटिव है, ठीक है। फिर एडवाइस करना हिम टू टेक अप अ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब उस बच्चे से बोलना कि आप जाके वोकेशनल एजुकेशन लो, तो ये भी गलत है, ठीक है। कीप हिम इन अ नॉर्मल क्लास, उसे नॉर्मल क्लास में रखो, बट विल मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर टीचिंग हिम कीप हिज स्पेशल नीड इन द व्यू। मतलब क्या है, अगर बैकवर्ड क्लास से कोई बच्चा आ रहा है आपकी क्लास में तो एज ए स्कूल हेड आपको क्या करना चाहिए? उसे नॉर्मल क्लासरूम में बैठाओ, उसके लिए उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी नीड पे फोकस करके स्पेशल अरेंजमेंट करो, ठीक है। टीचर्स उन पे स्पेशल ध्यान दें, ठीक है, जो टीचर्स हैं उन पे स्पेशल ध्यान दें, ठीक है, उनको इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दें, है ना, ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको उन्हीं बच्चों के साथ फिर से बैठा दो, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? सोशल चेंज एक लोकल फिनोमेना होता है, कभी भी सोच देखो, सोशल चेंज कभी क्या क्या एक लोकल फिनोमेना है। स्पीड जो होती है सोशल चेंज की वो हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, ऐसा है। सोशल चेंज अकर करता है एसेंशियल लॉ पे, डेफिनाइट प्रिडिक्शन होती है, मतलब कुछ डेफिनेट प्रिडिक्शन होती हैं सोशल चेंज में जो पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक है। सोशल चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है, सबसे बड़ा की पॉइंट आपको यहीं से मिल गया। सोशल चेंज क्या है? एक ग्लोबल फिनोमेना, और ये इसका कॉन्ट्रोडक्टरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ई को एलिमिनेट करा दो, ई यहाँ से चला गया, ठीक। सोशल चेंज अगर करता है एक एसेंशियल लॉ पे, कभी भी सोशल चेंजेस लाते कुछ एसेंशियल लॉ होते हैं, सी को एलिमिनेट करा दो, गया, आपका आंसर आ गया ए एंड बी। मतलब ये एक लोकल फिनोमेना नहीं है और हमेशा यूनिफॉर्म नहीं रहता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड्स का भी यूज करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ये आपके यूनिट 1 में बहुत डिटेल में मैंने करा रखा हुआ है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में बात की हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है, ठीक। हमें क्या बताना है? ट्रू की बात की जा रही है, ठीक। तो सबसे पहले यहीं पे आ जाओ, वेदांता इज द लास्ट पार्ट ऑफ अ यजुर्वेदा। क्या वेदांता लास्ट पार्ट है यजुर्वेदा का? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो एक को एलिमिनेट, आपको नहीं आता है, मान लो आपको ये नहीं आता है, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसको आप एलिमिनेट करा पाओ। काफी सारे आपको जब भी आप एग्जाम देने जाओगे ना तो अपना माइंड मेकअप ये करके जाना कि आपको नए क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है, नए क्वेश्चंस दिखेंगे। बस आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और घबराना नहीं है ना। उन क्वेश्चन में कोशिश ये करनी है कि एक ऐसा ऑप्शन पिक कर लो ना जिसको आप एलिमिनेट करा पाओ, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन देख लो कि वो एलिमिनेट हो जाए,
ठीक है, एलिमिनेशन की मेथड की मैं बात कर रही हूँ, तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपको आंसर फाइंड करना इजी हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं इनमें से आपको नहीं पता कि वैदिक टीचिंग जो है कर्म मार्ग मतलब कर्म कागा वगैरह कर्म जो है कर्म कांड है, ठीक है, उनसे बिलोंग करती है। आपको नहीं पता कि उपनिषद वो वेदांता बोलते हैं, या फिर जो ऋग्वेद है, कई सारे वेद है ना, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, तो ऋग्वेद में हम गॉड के प्रेसेस के बारे में बात करते हैं, पूजा के बारे में बात करते हैं। वेद जो है वो एक खाली एक पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं है, ठीक है, तो अगर मान लेते ये चीज आपको नहीं पता है, ठीक, तो ये मतलब एक आइडिया लगा के देखो कि वेदांता जो है क्या ये यजुर्वेदा का पार्ट है? नहीं ना। चार जो वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो तो अलग अलग बातें करते हैं ना, इतना तो सभी को पता होता है। वेदांता फिलोसफी अलग इधर है, ठीक है, तो उसका लास्ट पार्ट नहीं है, तो यहाँ से ई को एलिमिनेट कर दो, गया ई, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है, क्योंकि नए देखो क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर श्योर। आप कोई ये बोले कि हम मुझे नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। आप यूजीसी का एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो आपको ये अपना माइंड ऐसे प्रिपेयर करके रखना है कि आपको नए क्वेश्चंस मिलने हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कौन सा कहाँ गया? जब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, ये भी आपके कौन सा क्वेश्चन है जो आपका यूनिट 2 है, ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? ये यूनिट 2 से आया हुआ है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू वैल्यूज, मतलब वैल्यूज से रिलेटेड कौन सा इसमें से ट्रू है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है इसमें एक चीज नई सीखोगे यहाँ पे, ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो कहाँ से आती है? लैटिन वर्ड वैलियर से आती है। किससे आती है? एक लैटिन वर्ड है वैलियर, उससे आती है ये, ठीक है, तो ये तो रहेगा आपके ऑप्शन में ए, ठीक है, ये ऑप्शन में रहेगा। ये आप मतलब कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को जिसको नहीं पता उनके लिए, ठीक है, तो ये एक नई चीज है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि ये जो ए है एक लैटिन वर्ड से निकल के आया है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे, value is defined as enduring belief about the way things should be done or about the end we desire। वैल्यू क्या है? एक बिलीफ है कि कैसे हमें चीजों को स्टार्ट करना है और कैसे हमें चीजों को एंड करना है, ये भी बात सही है, ठीक है। बी हो गया, ए बी देखो यहाँ पे ये ऑप्शन डिलीट, ए बी रह गया, ठीक। सी पे आ जाओ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन clearly enunciates the value of justice, liberty, equity, equality, brotherhood। brotherhood नहीं fraternity, brotherhood नहीं fraternity। यूनिट 2 में जाना, वहीं पे ये चीज है, ठीक है, brotherhood नहीं fraternity, ठीक है, तो ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दो यहाँ से, ठीक है, ऐसे तीनों में ही एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन आपका ए बी डी, ठीक है। ये जो वैल्यूज होती हैं कैन बी टॉट एट स्कूल लेवल, वैल्यूज को स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। मार्शल स्पेंस विच अमंग द फॉलोइंग, अब यहाँ पे नाम लिख लेना, ठीक है। इन्होंने सिग्नलिंग थ्योरी आपकी यूनिट 9 में है, हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है सिग्नलिंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इससे माइकल स्पेंस के अकॉर्डिंग कुछ एजम्पशंस पूछे गए हैं, कौन से एजम्पशंस हैं जो सिग्नलिंग थ्योरी की सही है, ठीक। अगर मैं सिग्नलिंग थ्योरी की बात करूं, सिग्नलिंग थ्योरी होती क्या है? जहां पे हमारी जो डिग्रियां होती हैं, ठीक है, हमारी जो डिग्री है वो एज अ सिग्नल काम करते हैं। मान लो आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है, तो वहां पे वो जो भी इंटरव्यूअर होता है वो क्या करता है? आपकी जॉब वो देखता है, प्रोफाइल वो देखता है, सीवी वगैरह देखता है, तो उसमें ये लिखा होता है कि हाँ ये चीज है, तो वो जो सीवी में लिखा हुआ है जो आपकी डिग्री है, ठीक है, तो वो क्या करती है? एज अ सिग्नल काम करती है। यहाँ पे क्या करती है? एज अ सिग्नल काम करती है, ठीक है, तो वही सिग्नल थ्योरी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अब जब भी आप जाओगे डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो कौन देखेगा? जो भी वहां पे जो हेड होगा या फिर जो भी आपके इंटरव्यूअर होंगे वही देखेंगे ना। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो? कौन सा बोला है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस, कौन सा एजम्पशन नहीं है, ये चीज पूछी गई है ना। देखो यहाँ पे इधर आ जाइए, बट इंडिविजुअल डू नॉट नो देयर प्रोडक्टिविटी बट देयर एम्प्लॉयज डू, मतलब यही आपका एलिमिनेशन वाला ऑप्शन है,
समझो कैसे, यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल डू नॉट नो देयर प्रोडक्टिविटी, मतलब आपको अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं पता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर के पास आप इंटरव्यू देने गए हो उसको पता है। कैसे पता है उसको? उसको नहीं पता, वो क्या करेगा, उसे आपने उसने क्या किया, सिर्फ आपकी सीवी को देखा, तो वो सीवी एज अ सिग्नल काम करेगी कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, उसे आपकी उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं पता। मान लो किसी के पास सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन है, बट वो बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है, बहुत ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है ना, उसके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्या क्या जो एम्प्लॉयर होगा उसको वो चीज पता होगी? नहीं ना, उसे नहीं पता होगी ना वो चीज को, मतलब जो इंटरव्यूअर होगा उसको ये चीज नहीं पता, उसके लिए सिर्फ आपका सिर्फ ग्रेजुएशन है, इसके लिए सिर्फ आपका ग्रेजुएशन है। उसी जगह एक दूसरा आता है जिसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है ना, कई सारे डिप्लोमास वगैरह भी हैं, और जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर द पोस्ट वो चीज भी है उसके पास, है ना। तो क्या होगा, वो उसके लिए सिग्नलिंग का काम करेगा, भले वो स्किल्ड ना हो, भले वो स्किल्ड ना हो, लेकिन वो क्या करेगा, एज अ सिग्नल काम करेगा और वो जॉब पर अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल को पता होता है अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, वो सिर्फ आपकी डिग्रीज को देखते हैं। तो सी को एलिमिनेट करा दो यहाँ पे, सी यहाँ से गया, सी यहाँ से गया, यहाँ से गया, आपका ऑप्शन आ गया। ठीक है, एलिमिनेशन हो गया ना, यहाँ पे पूरे ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ सिग्नलिंग थ्योरी का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सिग्नलिंग थ्योरी में होता क्या है। तो इंडिविजुअल जो है डिफर करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी में, जाहिर सी बात है हर किसी की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। प्रोडक्टिविटी इन फुली पर्सन स्पेसिफिक, जो भी प्रोडक्टिविटी होती है वो पर्सन स्पेसिफिक ही होती है। उसके अलावा स्कूलिंग जो लेवल होता है ना, वो कैन बी ऑब्जर्व विदाउट इनकरिंग अ कॉस्ट, मतलब यहाँ पे जो स्कूल में आप लोग की पढ़ाई की है वो इनकरिंग कॉस्ट में के अंदर आता है, रिकरिंग कास्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45। फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कराने के लिए, ये क्वेश्चन आई थिंक मैं किसी पेपर में या किसी चीज में मैंने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, ये मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मैंने कहाँ पे डिस्कस किया है। फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 का, ठीक है, उसने क्या बोला है, ठीक है, 50 आवर्स। अपना डॉक्यूमेंट जब देखोगे एनईपी का, वैसे मैं एक डॉक्यूमेंट आपको शेयर भी करूंगी आज, ठीक है, उसको भी चाहे तो पढ़ लेना। ठीक है, वहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है, जब आप टीचर्स की बात करोगे क्वालिटी इंप्रूवमेंट में 50 आवर्स चाहिए, एक साल में उनको 50 घंटे का प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कुछ भी करना है, ठीक है, वो करना है, 50 घंटे का होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहीं से गलत हो गया, बी। ठीक है, यहां से गया, यहां से गया, है ना, और दो ऑप्शन ही डिलीट हुए ना। अब हमारे पास देखो ए, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, ए सी, सी कॉमन है और ई, ई कॉमन है। सी क्या बोल रहा है आपका, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, तो ये तो होगा। ठीक है, और ई, ई कॉमन है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो होना चाहिए 4 इयर्स का होना चाहिए, है ना। तो सी और ई ऐसे एलिमिनेशन में निकालते हैं। मान लो दो में आपका एलिमिनेशन काम कर गया, लेकिन दो ऑप्शन तो बच गए ना, तो वहां से देखो कॉमन कौन सा है, तो कॉमन कौन सा मिला आपको, सी और ई मिल गया। ठीक, उसके बाद आप कौन सा बचा आपका, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऑफ टीचर, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं, यहाँ पे वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ टीचर है, तो डी भी चला गया यहाँ से। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, 3। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, 3। तो ऐसे एलिमिनेशन करते हैं, क्वेश्चन को करने की अप्रोच ये रहनी चाहिए जब भी एलिमिनेशन को लगाओ, है ना। कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं नहीं समझ में आते, आप उसको रीड करो, ठीक है, अप्रोच लगाओ एलिमिनेशन वाली, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट पता है तो। अगर कंसेप्ट पता ही नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डिसरप्टिव, ठीक है, एक एडजस्टिव फेज होता है और एक डिसरप्टिव फेज होता है, दो फेजेस होते हैं काउंसलिंग के। कौन कौन से फेजेस होते हैं, एक एडजस्टिव फेज होता है, एक डिसरप्टिव फेजेस होते हैं काउंसलिंग के। ठीक, जब हम बात करते हैं उसकी डिसरप्टिव फेजेस की, ठीक है, सॉरी एडजस्टिव फेजेस की, लिख लो इसको, ठीक है, ये भी स्लाइड में है, मैं इसका वो शेयर कर दूंगी स्क्रीनशॉट। जब हम बात करते हैं दो फेजेस होते हैं, एक एडजस्टिव फेज होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव फेज होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव फेज में और एडजस्टिव फेज में, एडजस्टिव फेज में क्या क्या चीजें आती हैं, हम सोशल, पर्सनल, इमोशनल, है ना, प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, सोशल, पर्सनल, इमोशनल प्रॉब्लम पे इंडिविजुअल की फोकस करते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटिव में बात करते हैं तो उसके एजुकेशनल पे फोकस करते हैं, वोकेशनल पे फोकस करते हैं एंड ऑक्यूपेशनल पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं, एजुकेशनल पे, वोकेशनल पे एंड ऑक्यूपेशनल पे। और सोशल और इमोशनल क्या है आपके, एडजस्टिव है। सोशल इमोशनल क्या है, एडजस्टिव है। तो देख लो क्या होगा, बी सी ई, बी सी ई, देखो ये रहा। ठीक है, क्लियर है, कॉपी में लिख लेना अपने ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 47। क्लाइंट सेंटर्ड
काउंसलिंग हाइपोथेसाइज, जो क्लाइंट सेंटर्ड जो काउंसलिंग होती है वो किस चीज को जो हाइपोथेसाइज करती है मैन, वो क्या है, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच की, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ABD, ये होगा एक रैशनल ना, रैशनल का यूज करेगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, जस्ट अ सेकेंड। रैशनल तो हो जाएगा क्लाइंट सेंटर में, क्योंकि रैशनल तरीके से करेगा, ठीक है। जब भी क्लाइंट सेंटर में बात करेंगे तो सोशलाइज भी होगा, इसका मुझे ऐसा लग रहा है दो दो आंसर होगा क्या, क्लाइंट सेंटर्ड वाला, है ना। देखो रैशनल भी होगा, सोशलाइज्ड भी होगा, है ना, ये तो होना ही होना है। AC देखो कहाँ पे आ रहा है, AC, ठीक है, और AC के अलावा कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है ये, है ना, और फॉरवर्ड मूविंग, है ना। सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं होगा, सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं होगा, ठीक है, सेल्फ सेंटर नहीं होगा। ACE एक बार की इसका जो फाइनल आंसर किया है ना वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। फाइनल आंसर की से तो मैंने मैच नहीं किया हुआ है, आप लोग देख लेना एक बार फाइनल आंसर की में क्या है, ठीक है। क्योंकि रैशनल जब भी क्लाइंट सेंटर्ड की बात करते हैं तो रैशनल भी होगा, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं होगा। सेल्फ सेंटर्ड ये गया, ठीक है, ये था और ये गया। अच्छा दोनों बातें सही तो लिखी है, ACDE वही तो लिखा हुआ है, हाँ सही है, दोनों ही ठीक है, ठीक। मैं मुझे आगे पीछे मैंने देखा नहीं, वही चीजें हैं, ठीक है। तो ACED रैशनल भी होता है, मतलब कभी भी क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग का यूज करते हैं तो मैन में रैशनलाइज होता है, सोशलाइज होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, फॉरवर्ड मूविंग होता है, ठीक है, और सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग एक बार वो ACED ही है ऑप्शन में, वो मुझे लग रहा है सीक्वेंस में कर दिया गया उन्होंने, ठीक है। अब वर्टिकल्स की बात करते हैं NEP में, ठीक है। ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है आपका HEC, वो क्या है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ये क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, जहां पे कौन कौन से आपकी वर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे वर्टिकल्स आते हैं। तो कौन कौन से वर्टिकल आते हैं आपके, एक हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन आता है, एंड NHERC आता है, और एक और आता है वो नेशनल नैक, ठीक है। NEEE वाला नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये कॉपी में लिखना, वैसे NEP में कराऊंगी तब देख भी लेना, ठीक है। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल हो गया, और इसका मैं PDF आप लोगों को शेयर कर दूंगी, PDF, ठीक है। इसका मैं तो NEP का PDF जो मैं अपने चैनल पे कराऊंगी, ठीक है, उसको मैं शेयर कर दूंगी, NEP 2020 का, ठीक है। HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, NHERC नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, एंड नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में लिख लेना, तो क्या ACE, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन का ये आपका यूनिट 4 का है, किसका है, यूनिट 4 का है। टीचिंग प्रोफेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो यहाँ से देख लो, नेगेटिव टर्म देखने की कोशिश, इट हैज अ कॉमन कोड ऑफ एथिक्स, हाँ कॉमन कोड ऑफ एथिक्स ये तो होगा, ठीक है। इट डज नॉट बॉदर मच अबाउट ऑटोनॉमी, डी तो नहीं लग रहा है, मच नॉट अबाउट ऑटोनॉमी की मतलब उनकी स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं करता है। देखो पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इट इजेंशियली इन्वॉल्व्स, मुझे ऐसा लगता है 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। इट इजेंशियली इन्वॉल्व्स एन इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, ठीक है, ये सही है। इट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रैक्टिस रॉ मटेरियल, ठीक है। प्रैक्टिस रॉ मटेरियल में नहीं, बी नहीं होगा इसका भी, ठीक है, बी हटा दो, बी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल को प्रैक्टिस करने की बात नहीं होती है, तो बी यहाँ से एलिमिनेट कर दो, ठीक है, बी नहीं होगा, ठीक। उसके अलावा ए तो होना ही होना है आपका, तो नीचे भी ए है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा AC। इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है, ठीक है। इट इज अ कॉमन कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, करिकुलम डेवलपमेंट, रोनाल्ड डॉल, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेना इसको। जब रोनाल्ड डॉल की बात करते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे आते हैं इसकी करिकुलम डेवलपमेंट में, रोनाल्ड डॉल आइडेंटिफाई किया था
फॉलोइंग द एम्स, ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एम, कौन कौन से एम्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, अपनी कॉपी में लिख लेना, इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटेलेक्चुअल एम, सोशल पर्सनल एम एंड प्रोडक्टिव एम्स, ठीक है, 3 एम्स थे जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था करिकुलम को डेवलप कराने में, ठीक है, करिकुलम को डेवलप कराने में। इंटेलेक्चुअल एम, सोशल पर्सनल एम, इसका इमेज में इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगी वहां पे टेलीग्राम पे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एम, सोशल एंड पर्सनल एम एंड प्रोडक्टिव एम, 3 एम्स थे, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं एंड रेस्ट 50 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। और इसका मैं अभी आप लोगों को थोड़ी ही देर में, ठीक है, वो जो स्टैटिस्टिक वाले क्वेश्चंस हैं वो शेयर कर दूंगी, उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस के इमेजेस हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ही शेयर करूंगी क्योंकि मैंने उस पे स्लाइड पे बना रखा, पीपीटी पे चीजें बना रखी हुई है, ठीक है, तो मैं आप लोग को इमेज ही शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। अगर सेशन यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वो लोग भी टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।